अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं सैयद तलत हुसैन आज आपके साथ एक निहायत इम्पॉर्टेंट वीडियो में दोबारा से हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम अपने असाइनमेंट्स को, अपने पेपर्स को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, एक अच्छी प्रेजेंटेशन शो कर सकते हैं जिसके ज़रिए हमारे डॉक्यूमेंट को, हमारे असाइनमेंट को, हमारे पेपर को या हमारे किसी भी वर्क को एक अच्छी क्रेडिबिलिटी मिल सके, एक अच्छा उसको मार्क्स मिल सकें और हमें जो है वो एक सक्सेसफुल ग्रेड हासिल हो सके। हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे कि असाइनमेंट्स हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स के साथ मिल के बनता है, वो कौन कौन सी एंटिटीज़ हैं, वो कौन कौन से फीचर्स हैं जिनको हम अपने असाइनमेंट्स के अंदर एम्बेड करेंगे और उससे हम अपने असाइनमेंट को बेहतर बना सकते हैं। स्टूडेंट्स के जहन में मुख्तलिफ क्यूरीज होती हैं कि मैं असाइनमेंट में क्या ये चीज़ शामिल करूँ, ये चीज़ शामिल करूँ, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। देखें, जनरलाइज मीनिंग में असाइनमेंट का मतलब ये है कि कोई काम आपको दिया गया है, उसको जितना बेस्ट प्रेजेंट कर सकते हैं वो आपने प्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर मैं अगर असाइनमेंट की बात करूँ तो असाइनमेंट के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं आपके पास। वो एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं? वो आपके पास आपकी कलर स्कीम हो सकती है, किस तरह की कलर स्कीम आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी हैंडराइटिंग हो सकती है, उसके बाद आपके पास टाइटल पेजेस जो आपके बनाने हैं उसकी प्रेजेंटेशन हो सकती है, फिर आपके पास जो एलिमेंट्स मजीद इन्वॉल्व होंगे वो आपके पास पिक्चर्स, ग्राफ्स या डायग्राम्स, टेबल्स, इस तरह की चीजें आपके पास बहुत जरूरी हैं अपने असाइनमेंट को अच्छा और ऑथेंटिक बनाने के लिए। फिर आपके पास आते हैं एग्जाम्पल्स। कोशिश ये करें एग्जाम्पल्स लेटेस्ट हो और उसकी ऑथेंटिसिटी भी हो, उसकी जो है बाकायदा उसके कोई प्रूफ्स भी हो जो आप उसमें असाइनमेंट एग्जाम्पल्स कोट कर रहे हैं। फिर उसके बाद आते हैं आपके टाइटल कवर्स या हेडिंग्स। हेडिंग्स भी इन्वॉल्व है, सब हेडिंग्स भी हैं इसके अंदर। हेडिंग्स हैं आपके पास, सब हेडिंग्स हैं, मेन टाइटल कवर है आपका। उसके बाद आपके पास आता है पैराग्राफिंग, इसको हम फिर हमारे पास फाइनली कंक्लूजन और इसके सबसे लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो है रेफरेंसेस। रेफरेंसेस कह लें या साइटेशंस है, ये तमाम एलिमेंट्स आपके पास असाइनमेंट मेकिंग के लिए बहुत जरूरी है। कलर स्कीम से क्या मुराद है? कलर स्कीम से मुराद ये है कि आपको अपने असाइनमेंट्स में कौन कौन से कलर्स यूज करने हैं, कौन से प्रोहिबिटेड कलर्स हैं जो आपने इस्तेमाल नहीं करने हैं, कौन से मार्कर्स, कौन से इंक पेन्स, कौन से बॉल पॉइंट्स या जो भी आप पेन इस्तेमाल करते हैं अपने लिखने के लिए, वो कौन कौन से कलर स्कीम आपको अलाउड करते हैं। नॉर्मली आपके पास जो कलर स्कीम होनी चाहिए वो ब्लू एंड ब्लैक होनी चाहिए। ब्लू और ब्लैक स्कीम ऐसी स्कीम है जो आपके असाइनमेंट को सफिशिएंटली फुलफिल कर सकती है, यानी इसके बाद आपके पास कोई और आपको पेन इस्तेमाल करने के लिए, मार्कर इस्तेमाल करने के लिए नीड नहीं होती। आपका असाइनमेंट इतना ज्यादा ओवर कलरफुल ना हो कि वो आपका डिसेंसी अपने असाइनमेंट की वर्थ खो बैठे। यानी हम बाद दफा ऑरेंज कलर भी यूज कर रहे हैं, ग्रीन भी यूज कर रहे हैं, येलो भी यूज कर रहे हैं, ऐसे मल्टीपल कलर्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिससे हमारा असाइनमेंट और अच्छा बनने के बजाय और देखने में चीप नजर आने लगता है। तो कलर स्कीम आपके पास ब्लू या ब्लैक आप इस्तेमाल करें। ये अब ब्लू ब्लैक में क्या होता है, हम कहते हैं यार ब्लू ब्लैक तो सिर्फ दो ही कलर्स हैं, तो आपने लिखने के लिए
जो आप अंदर पैराफ्रेजिंग कर रहे हैं, आप अंदर जो टाइटल लिख रहे हैं, आप जो उसमें अंदर मटेरियल लिख रहे हैं, उसको आप ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट से करना है, पहली चीज। दूसरी बात, जब आप उसके मेन टाइटल लगा रहे हैं तो आप ब्लू और ब्लैक मार्कर इस्तेमाल कर रहे हैं। मार्कर क्या है, थोड़े से बोल्ड होंगे, वो ऑटोमेटिकली आपकी राइटिंग के अंदर प्रोमिनेंसी शो करेंगे। ऑटोमेटिकली आपकी जो राइटिंग है उसके अंदर प्रोमिनेंट मार्क जो नजर आएगा वो आपके मार्कर से नजर आएगा। तो आप इस्तेमाल ब्लू और ब्लैक मार्कर्स ही करें, वो आप हेडिंग्स के लिए कर लें। बाकी इन रिटन मटेरियल जो आपके पास होगा वो ब्लू और ब्लैक से होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा कि जनाब आपने मेन हेडिंग लगाई कंप्यूटर्स, या मैं कहूं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आपने इसकी हेडिंग लगाई। अब उसमें आप मजीद क्लासिफाई कर रहे हैं। आपने पहले लगाया आईसीटी की हेडिंग, उसके बाद आपने उसको क्लासिफाई किया कि जनाब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन की जो आप हेडिंग लगा रहे हैं ये आप चाहें तो ब्लैक पेन से लगा लें, उसके बाद उसको डिफाइन करना है तो ब्लू पेन से कर लें। तो आपके पास पेन एक हो गया, बॉल पॉइंट्स, या आपके पास जेल पेन्स, और आपके पास हो गया मार्कर्स। ये मार्कर्स आपके मेन हेडिंग के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे। फिर आपके हैंडराइटिंग बड़ी, अगर हैंडराइटिंग के तौर पे आप अगर हैंडराइटिंग असाइनमेंट बना रहे हैं तो बड़ी लिजिबल राइटिंग होनी चाहिए। ऐसी राइटिंग होनी चाहिए जो रीडेबल हो, जो नीट हो। याद रखिएगा, राइटिंग की एक खूबसूरती अपनी जगह पर होती है और उसकी नीटनेस एक अपनी जगह पर है। हम बाज़ दफा तवज्जो नहीं देते अपनी नीटनेस पे। तो असाइनमेंट के अंदर हमेशा याद रखें कि राइटिंग की नीटनेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर सेकंड फेज आता है कि आपका असाइनमेंट की अपनी खुद हैंड राइटिंग कैसी है, जिसपे आपने काफी अरसे दराज से मेहनत करते आ रहे हैं, वो आपकी अपनी हैंड राइटिंग कैसी है। तो हैंड राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए और नीट होनी चाहिए। प्लस मैं इसमें लगा रहा हूं, वो नीट भी होनी चाहिए। थर्ड चीज आती है आपके पास टाइटल पेजेस। जब भी आप असाइनमेंट्स बनाएंगे तो उस पर टाइटल पेज जरूर हो, मेन पेज जरूर होना चाहिए। इसमें आपका इंस्टीट्यूट का नाम है, उसके बाद आपके जनाब उसमें सारे आपके नेम है, रोल नंबर है, आपका असाइनमेंट का टाइटल है, टीचर का नाम है और आपका रोल नंबर जो भी आता है वो तमाम चीजें। यानी टाइटल पेज के ऊपर आप वो तमाम चीजें मेंशन करेंगे जो उस असाइनमेंट से रिलेटेड है। एग्जांपल असाइनमेंट नंबर 1 है, वो मेंशन किया किस चीज का असाइनमेंट है, टाइटल आपने मेंशन किया, किस यूनिवर्सिटी का असाइनमेंट है वो मेंशन किया, आपने अपना नाम मेंशन किया, अपना रोल नंबर मेंशन किया और फाइनली आपने जिस टीचर को सबमिट करना है वो मेंशन किया। इस तरह से आपका मेन टाइटल पेज बनता है। टाइटल पेज पे आप नॉर्मली हेडिंग्स के तौर पे काम कर रहे होते हैं और वो बहुत समझ लें कि उसकी फॉर्मेटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। फिर असाइनमेंट्स के अंदर हमारे पास जो होते हैं वो पिक्चर्स, ग्राफ, डायग्राम्स, टेबल, इस तरह की चीजें जरूर शामिल करें। याद रखें आपको अपने असाइनमेंट के मटेरियल को जस्टिफाई करने के लिए इन तमाम चीजों का यूज करना बहुत जरूरी है। इससे आप अपनी बातों को बहुत इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, अपनी बातों को समराइज कर सकते हैं। ये ग्राफ, फिगर्स फाइंड आउट करते हैं, बताते हैं जनाब कि आप अपने असाइनमेंट में कितना ज्यादा महारत रखते हैं। तो ये आपको जरूर ऐड करने चाहिए। पिक्चर्स, ग्राफ्स, डायग्राम्स, टेबल्स, ये अपने असाइनमेंट में जरूर लगाएं। अब मजीद आती है बात एग्जांपल्स की। एग्जांपल्स आपके पास डेली लाइफ से या ऑलरेडी जो आपके पास पहले से कोई ऐसी एग्जांपल्स कोटेड हैं वेबसाइट्स पे, बुक्स में, अगर आपने वो रीड की हैं तो वो एग्जाम्पल जरूर कोट करें ताकि आप अपने उस मटेरियल को जस्टिफाई कर सकें कि जनाब एग्जाम्पल के तौर पे ये मटेरियल इस तरह से। जैसे हम नॉर्मली लेक्चर प्लान करते हैं उसमें हम अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए ज्यादातर एग्जाम्पल देते हैं स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट बहुत अच्छी तरह से समझ जाता है बात को कि जनाब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो आपकी बातों को, ये पूरी थ्योरी को जो पैराफ्रेजिंग आपने की है, एक्सप्लेनेशन दी है, उसको एग्जाम्पल एक अच्छा तरीके से कोट कर सकता है। फिर हमारे पास आता है टाइटल, कवर, हेडिंग और सब हेडिंग्स। जो मेन टाइटल लगाया है आपने, उस टाइटल के लिए आपने किस तरह का मार्कर या पेन इस्तेमाल किया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसा मतलब जो मेन टाइटल है वो आपका बोल्ड ही नजर आना चाहिए। दूसरा, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स। अब उस टाइटल के बाद जो आपने हेडिंग बनाई है वो डिफरेंट कलर की होगी, सब हेडिंग उससे छोटी नजर आनी चाहिए, यानी इन सबकी फॉर्मेटिंग अलग होती है। टाइटल जो आपका लगता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, आपका चैप्टर का टाइटल है डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स, ये मेन टाइटल है। अब इस टाइटल के अंदर हम आ रहे हैं नेटवर्क्स, ये नेटवर्क टाइटल है, उसके अंदर हम आ रहे हैं नेटवर्क्स के अंदर टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, ये सब हेडिंग है। तो ये इस तरह से हमें क्लासिफाई करना होता है। ऐसा नहीं कि सारी हेडिंग का फॉन्ट उतने ही बड़े साइज का रखें जिस साइज का आपके पास छोटी हेडिंग का है। इन सब के हेडिंग के फॉन्ट्स अलग अलग होते हैं। तो आपको मेन हेडिंग बोल्ड होगी, कैपिटल होगी और आपके पास उसका साइज फॉन्ट का थोड़ा बड़ा होगा, किससे कंपैरेटिवली, हेडिंग से और सब हेडिंग से। हेडिंग्स के अंदर आपके पास टाइटल केस इस्तेमाल किया जाएगा। टाइटल केस से क्या हो रहा है, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा।
टाइटल केस इस्तेमाल किया जाएगा, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, दिस इज कॉल्ड एज टाइटल केस। फिर आप आ जाएंगे सब हेडिंग्स के अंदर। सब हेडिंग आपकी नॉर्मली होगी सेंटेंस केस के अंदर। सेंटेंस केस क्या होता है? जिसका आपका सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल माना जाता है, उसको हम सेंटेंस केस कहते हैं। तो ये सेंटेंस केस के अंदर आपके पास सब हेडिंग्स आएंगी। फिर फाइनली हम पैराग्राफिंग कह लें, पैराफ्रेजिंग कह लें, जो हम करने जाते हैं, यानी हम किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं। हम एक्सप्लेन करते हैं कि जनाब इसमें मैंने क्या बताना है। याद रखें, आपको जब भी कोई चीज एक्सप्लेन करनी हो तो उसके मार्क्स को बड़े जहन में रखिएगा कि मार्क्स कितने मार्क्स का है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास अक्सर स्टूडेंट ये कहते हैं, सर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर या लॉन्ग क्वेश्चन आंसर 5 मार्क्स का है अगर, या 20 मार्क्स का है, तो कितना लिखूं, कितने वर्ड्स का लिखूं? तो वर्ड्स का नहीं पूछते वो, बल्कि पूछते सर कितने पेज का लिखूं। तो याद रखिए, हर किसी का एक यूनिट होता है। पेजेस पे लिखने का मतलब ये नहीं है कि आपके 3 पेजेस मेरी हैंडराइटिंग के मुताबिक मेरे भी 3 पेजेस होंगे। यानी इस तरह समझ लें, हर किसी की हैंडराइटिंग अलग है, हर किसी की लिखाई अलग है, हर किसी का फॉन्ट का साइज अलग है, तो लिखने का स्टाइल भी डिफरेंट होगा। तो उसकी जब वो मार्जिन लगाता है, हेडिंग लगाता है, अंडरलाइन करता है, ये तमाम चीजें उसके अंदर उसकी पेजेस को बढ़ाती हैं या कम करती हैं। तो याद रखें, आपका सिंगल यूनिट होता है जो कि माना जाता है कि जो सबके लिए एप्लीकेबल हो। एग्जाम्पल, अगर मैं कह रहा हूं 5 मार्क्स का सवाल है, तो 5 मार्क्स के लिए आपके लिए काफी है कि आप 300 to 400 वर्ड्स आप लिख लें। 3 to 400 वर्ड्स। अगर मैं 10 वर्ड्स के लिए जा रहा हूं, 10 मार्क्स के लिए जा रहा हूं, 10 मार्क्स के लिए लिखता हूं, तो कहते हैं 10 मार्क्स के लिए अराउंड 1200 वर्ड्स या 1000 वर्ड्स काफी होते हैं। 1000 से लेकर 1200 वर्ड्स तक काफी होते हैं। 15 मार्क्स के लिए जा रहा हूं, तो 15 मार्क्स के लिए 1200 से स्टार्ट कर लें या 1300 से स्टार्ट कर लें, अराउंड 1600 तक ये 15 मार्क्स के लिए आपके लिए काफी हैं। अब ये वर्ड्स की बात कर रहा हूं, रिमेंबर ये वर्ड्स की बात हो रही है। तो ये आपके पास मार्किंग की क्रेडिबिलिटी है, जहां पर टीचर जाके मार्क्स देगा। अब आपने जो मटेरियल लिखा है, अब एग्जांपल दे रहा हूं, उस मटेरियल में आपने पिक्चर्स लगाई हैं। मैं 5 मार्क्स के मटेरियल की बात कर रहा हूं, जिसपे मैंने फॉर एग्जांपल 500 वर्ड्स लिखे थे। ये 500 जो वर्ड लिखे, तो मेरे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो 500 है, बाकी उसके साथ मैंने पिक्चर्स, ग्राफ्स, डायग्राम और टेबल लगाया, तो मेरे पेजेस का साइज ऑटोमेटिकली बढ़ गया। अब उसमें मुझे फिगर नंबर ये कह रही है, फिगर नंबर 2 ये कह रही है, ये लेबलिंग के साथ करें, ताकि मैं अपने पैराग्राफ के अंदर बता सकूं, this thing is explained in picture number 1, this graph shows the representation of economics। तो इस तरह की चीजें अगर मैं अपने असाइनमेंट के अंदर लगाऊंगा, तो मेरे असाइनमेंट की क्रेडिबिलिटी, मेरे असाइनमेंट की वर्थ और मेरे मार्क्स गेन करना ज्यादा आसान होगा। हम मजीद बढ़ते हैं थोड़ा आगे। हमने कहा पैराग्राफिंग करते वक्त बहुत सारी चीजें मद्देनजर रखनी पड़ती हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वो क्या है? जब भी मैं ये पैराग्राफ या पैराफ्रेजिंग कर रहा होता हूं, उस वक्त मुझे याद रखें कि अपने टॉपिक को कवर करना बहुत जरूरी है। उसमें जरूरी है कि पहले नंबर पे मैं डेफिनेशन लिखूं। फॉर एग्जांपल, मैं नंबर 1 इसमें डेफिनेशन जरूर लिखूं कि मैं क्या चीज डिफाइन करने जा रहा हूं। फिर उसके बाद डेफिनेशन के बाद मैं सेकंड फेज पे आता हूं, तो उस डेफिनेशन को जो पार्ट्स हैं, अगर उसके अंदर कोई पार्ट्स बनते हैं तो मैं उन पार्ट्स को एक्सप्लेन करूंगा। फिर थर्ड फेज में मैं इन तमाम पार्ट्स की एक्सप्लेनेशन दूंगा। ये एक्सप्लेनेशन हमारे पास में आ जाएगी। फाइनली हर सवाल के लास्ट में हम कंक्लूजन जरूर देंगे, जिसको कंक्लूजन कह लें, सेंट्रल आइडिया कह लें, यानी थीम ऑफ द आंसर। हम आंसर के थीम की बात जरूर करेंगे। याद रखिए, ये बहुत जरूरी बात है, कंक्लूजन देना। और फाइनली कंक्लूजन के साथ जब हम एंड करेंगे, तो हर सवाल के लास्ट में आके मुझे रेफरेंसेस जरूर देने, कि अगर मैंने इसमें मटेरियल को स्टडी किया था, बुक से, वेबसाइट से, स्पीचेस से सुना था, न्यूज में देखा था, या मैंने किसी टेलीविजन में देखा था, उसका प्रॉपर एक एथेंटिक रेफरेंस मुझे कोट करना पड़ेगा उस सवाल के लास्ट में, जिसको मैं साइटेशन कहता हूं। अब यहां पर एक्सक्यूज मी, रेफरेंसेस में जरूर कोट करूंगा, रेफरेंसेस लगे होने चाहिए। अब आपके पास ये सवाल कंप्लीट बनता है। इसमें दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो और मजीद हैं। वो फॉर एग्जांपल, हर सवाल के लिए आपने क्वेश्चन जरूर लिखना है। जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिलता है, तो अक्सर स्टूडेंट कहते हैं सर क्वेश्चन लिखूं नहीं लिखूं। याद रखें, ये क्वेश्चन करना ही बेकार है। ये क्वेश्चन वहां किया जाता है जहां पर आपके पास टाइम शॉर्ट हो। एग्जाम्पल पेपर्स की बात करूं, एग्जामिनेशन की बात करूं, तो एग्जामिनेशन में आपके पास टाइम शॉर्ट होता है, तो आप वहां आर्ग्यूमेंट कर लेते हैं सर क्वेश्चन नंबर डाल के मैं आगे करूं नहीं करूं। तो पेपर्स में
एक अलग कॉन्सेप्ट है। असाइनमेंट बनाते वक्त आप अपने क्वेश्चन को जरूर मेंशन करें टॉप पे। जब क्वेश्चन मेंशन करेंगे उसके बाद आप जब उसके आंसर लिखेंगे तो आंसर में जब आपने लिखा डेफिनेशन, इस डेफिनेशन में जब आपने इस क्वेश्चन से अंडरलाइन किया, अब हर हेडिंग के बाद रिमेंबर आपके सवाल में जो जो हेडिंग्स होंगी, हर हेडिंग के बाद आप अपनी एक लाइन जरूर छोड़ेंगे, ये लाइन छूटेगी और फिर आप इसको यहां से स्टार्ट करेंगे, इस तरह से स्टार्ट करेंगे। जब ये आपने कोई हेडिंग लगाई प्रोग्राम आपके जो असाइनमेंट है उसके हर क्वेश्चन के अंदर जहां जहां आप हेडिंग्स लगाएंगे वहां वहां हर हेडिंग के बाद एक लाइन जरूर छोड़ेंगे, पहली चीज। दूसरी बात, जब उसकी नेक्स्ट लाइन से आप आगे स्टार्ट करेंगे, ये आपने अब अपना पूरा पैराग्राफ बनाया और पैराग्राफ बनाने के बाद जब ये पैराग्राफ कंप्लीट हो गया और आपको नेक्स्ट पैराग्राफ बनाना है तो याद रखें नेक्स्ट पैराग्राफ के बाद आपको ये एक लाइन छोड़नी पड़ेगी, यानी हर पैराग्राफ के बाद एक लाइन छोड़नी है नंबर 1, और हर टाइटल लगाने के बाद एक लाइन छोड़नी है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी आपको। यानी हर हेडिंग, जितनी भी हेडिंग्स में लगाऊंगा उन हेडिंग्स के बाद एक लाइन छोड़ के फिर लिखना है। इसी तरह से हर पैराग्राफ जब मेरा खत्म हो जाएगा उसके बाद मुझे एक लाइन छोड़ के लिखना है। अब मैं जा रहा हूं पॉइंट्स की तरफ, जहां पॉइंट्स आ जाए। जैसे मैं कह रहा हूं टाइप्स आ गए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये इस तरह से लिखूंगा। जब ये टाइप्स लिख लूंगा, टाइप्स लिखने के बाद मैं एक लाइन छोड़ूंगा, टाइप्स लिखने के बाद एक लाइन छोड़ी जाएगी, उसके बाद फिर नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट किया जाएगा। तो ये वो मिस्टेक्स हैं जो मैं अक्सर बिल्कुल अपने चीजों में घिच-पिच कर देता हूं, बिल्कुल मिक्स कर देता हूं, मैश बन जाता है मेरा असाइनमेंट और रीडेबल नहीं रहता। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा होती है बड़ी बारीक राइटिंग है, बहुत छोटी राइटिंग होती है, लेकिन इतनी नीट होती है, इतनी क्लियर होती है कि उसको पढ़ना आसान होता है, क्योंकि उसमें टाइटल एक बोल्ड तरीके से लगा हुआ होता है। और आप गौर कीजिएगा, हर टाइटल के बाद एक सर्टेन स्पेस छोड़ी होती है, फिर पैराग्राफ स्टार्ट होता है, पैराग्राफ के बाद भी एक स्पेस छोड़ते हैं और नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट होता है। ये मैं आपको न्यूज़पेपर की बात बता रहा हूं, जबकि बहुत छोटी राइटिंग होती है। तो आप अपने असाइनमेंट्स को भी इसी तरह से खूबसूरत बना सकते हैं। अगली बात, जब आपने ये काम कर लिया, ये काम करने के बाद आपने रेफरेंसेस देने। मैंने रेफरेंसेस के लिए एक अपनी वीडियो अपलोड की है, इसी मेरे चैनल पर है, मैं उसका लिंक इसके साथ दोबारा से मर्ज कर दूंगा, आप डायरेक्ट जाके देख सकते हैं। उसमें रेफरेंसेस और साइटेशंस कैसे लगाने, हर सवाल के बाद आपको लगाने पड़ेंगे। अब बच्चे पूछते हैं सर क्या जहां से मैंने लिया उसकी हेडिंग में लगाऊं, यानी बुक से मैंने लिया है तो बुक लिख के फिर मैं रेफरेंस लगाऊं, वेबसाइट लिख के या ओडीआई लिख के, ऑब्जेक्ट डिजिटल आइडेंटिफायर लिख के या यूआरएल लिख के फिर मैं वेबसाइट के एड्रेस लगाऊं? इट्स नॉट नेसेसरी। अगर आप करना चाहते हैं कर लें, नो इशू, लेकिन नेसेसरी नहीं है। आप तो आप सारे रेफरेंसेस को एक साथ दे सकते हैं, मसला नहीं उसका। अगर आप चाहें हेडिंग लगा के देना चाहते हैं तो हेडिंग लगा के जरूर दें। फिर फाइनली हमारे पास जब कोई क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, याद रखिएगा जब भी कोई क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तो आपने वो क्वेश्चन के बाद, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये आपकी शीट थी, इस शीट पे आपने यहां से क्वेश्चन लिखा और ये कंप्लीट हो गया यहां पर आके, तो अब आपको इस जगह से दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करना है। हर क्वेश्चन आपका नए पेज से स्टार्ट होना चाहिए। ये असाइनमेंट के लिए भी रूल है, ये पेपर्स के लिए भी रूल है। हर क्वेश्चन आपका एक न्यू पेज से होना चाहिए। फिर आपने कहा कि इसको अगर मैं टाइप असाइनमेंट कर रहा हूं तो टाइप असाइनमेंट में भी फॉन्ट वो सेलेक्ट करें जो आप जब प्रिंट आउट निकालेंगे रीडेबल फॉन्ट हो। बाज़ दफा इतना कैलिग्राफिक फॉन्ट लेते हैं, बाज़ दफा इतना इटैलिक फॉन्ट लेते हैं आप कि वो रीडेबल नहीं रहता। तो आपको इतना सॉफ्ट और इतना ऑथेंटिक फॉन्ट लेना है जो आपके लिए आपके मटेरियल को एक्सप्लेन कर सके, कहां बोल्ड इस्तेमाल करना है, कहां इटैलिक इस्तेमाल करना है। तो ये मैं इसको जैसे आपको बता चुका हूं कि जब मैं हेडिंग्स लगा रहा हूं तो यहां पर मुझे नजर रखनी है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी लिखा होता है हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, तो आपको नजर आ जाएगा कि वहां पर डिफरेंट हेडिंग के साइजेस हैं, वो इसी वजह से रखे गए हैं। जितने साइज की आप हेडिंग रखना चाहते हैं, टॉप पे बड़ी हेडिंग है, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, इस तरह फनल शेप में एक हेडिंग्स का पैटर्न बनता है। फिर मैंने कहा कंक्लूजन बहुत जरूरी है। आपने अपने पूरे सवाल का एक्सट्रैक्ट, थीम, सेंट्रल आइडिया आपने कंक्लूजन में डिफाइन करना है, जो कि नॉट मोर देन 3 to 4 और 5 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कंक्लूजन मींस कंक्लूजन ही होना चाहिए, वो डिटेलिंग नहीं होनी चाहिए।
तो कंक्लूजन में आप सारी बात स्टार्ट से लेके एक थीम बताएंगे। जैसे आप किसी फिल्म या किसी मूवी का या किसी बुक का थीम बताते हैं, फ्यू सेकंड्स के अंदर, फ्यू मिनट्स के अंदर आप बताते हैं कि जनाब इस फिल्म में ये हुआ था, ये चीज है, ये स्टोरी है, ये सेंट्रल आइडिया है इस फिल्म का। तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि जनाब इसका मोटिव ये था। तो अपने सवाल का पूरा कंक्लूजन आपने एक्सप्लेन करना है। वो 3-4 लाइनें या 5 लाइनों का हो सकता है। अब वो लाइन से मेरी मुराद ये है कि हाफ पैराग्राफ आप फॉर एग्जांपल उसको मान लीजिए कि विद इन 60 to 70 वर्ड्स में वो चीज कंपनसेट हो जाए। यहां पर सिर्फ रेफरेंसेस के बाद आप जब इसको पूरा फिनिश कर लेंगे, सारे असाइनमेंट के क्वेश्चंस को अरेंज कर लेंगे, फिर आप उसको स्टेपल करेंगे और फाइनली उसको एक प्रॉपर एनवेलप के साथ, प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ आप उसको सबमिट कराएंगे। याद रखें, किसी के भी असाइनमेंट्स को आप खुद ना देखें। मतलब ये कि जब आप क्रिएटिव हैं तो मीन्स अगर आपने किसी और के असाइनमेंट्स को कॉपी किया है तो आपकी अपनी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। नो डाउट आप इंटरनेट के मटेरियल को जरूर देखें, आप जाएं कि असाइनमेंट्स कैसे बनाए जाते हैं, लेकिन बाज़ दफा हम इतने लेजी हो जाते हैं कि हम चाहते हैं कि टाइम हमारे पास है नहीं, मैं किसी और से उसकी थोड़ी पिक्चर शेयर करके देख लेता हूं और मुझे एक लिंक मिल जाएगा, मैं अपना काम कर लूंगा। लेकिन शायद अगर आप खुद से वो काम करते तो बहुत क्रिएटिव होते, आपके अपने आइडियाज बहुत डिजास्टिक तरीके से पार्टिसिपेट करते आपके असाइनमेंट के अंदर। लेकिन आपने किसी और से असाइनमेंट जो देखा तो उसका इंप्रेशन आपके जहन में आ गया है, अब ना चाहकर भी आप उसी असाइनमेंट के पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे। तो ये मेरा मशवरा है कि आप कोशिश करें असाइनमेंट्स को देखें सब, लेकिन अपनी क्रिएटिविटी जहन में जरूर रखें। जो अपने क्रिएटिविटी अपने पेपर में रखनी है, जो असाइनमेंट में रखनी है। असाइनमेंट का मतलब ये होता है कि आप घर बैठ के मुख्तलिफ किताबें, मुख्तलिफ चीजों को रिव्यू करें और एक अच्छा असाइनमेंट तैयार करें, ताकि टीचर को पता चले या कॉपी चेकर को पता चले कि जनाब आपने बाकायदा कुछ टाइम लिया असाइनमेंट को बनाने के लिए और उस असाइनमेंट को आपने जस्टिफाई किया है और प्रॉपर तरीके से सबमिट करा है। ऐसा ना लगे कि आपने ओवरनाइट काम किया और खाली लिख के आपने जो है उसको खाली सबमिट करा दिया, या कंप्यूटराइज असाइनमेंट है तो खाली मटीरियल उसके अंदर है, कोई इंटरेस्टिंग चीज नहीं है। देखिए, न्यूज़पेपर और मैगजीन से ज्यादा स्टफ किसी में नहीं होता। उसको पढ़ने का दिल क्यों करता है? क्योंकि उसमें ग्राफ्स होते हैं, कलर्स होते हैं, उसमें तस्वीरें होती हैं, उसमें जनाब डायग्राम्स होती हैं। अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए सीन्स बनाए जाते हैं ताकि यूजर आपके न्यूज़पेपर को उठा के पढ़ सके। इतना जो स्टफ, इतना जो मैगजीन के अंदर मटेरियल लिखा हुआ है उसको पढ़ सके, रीड कर सके। उसकी खूबसूरती क्या है? उसकी खूबसूरती ये चीज है, इस पे लोग हाईलाइट नहीं करते, इस पे लोग ज्यादा तवज्जो नहीं देते। ये बहुत जरूरी चीज है, अपने असाइनमेंट्स में इसको जरूर फोकस करें। तो आपके, मैं समझता हूं कि इंशाल्लाह देखिएगा असाइनमेंट्स ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे बनना शुरू हो जाएंगे। जो आप 1200 वर्ड्स का असाइनमेंट बना रहे थे उसमें जब ये चीजें लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली एक्सपैंड होकर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसमें आप अपनी मार्क्स बहुत बेहतर तरीके से गेन कर सकते हैं। मार्क कॉपी चेकर आपको नहीं जानता, आपके नाम को नहीं जानता, आपके रोल नंबर को नहीं जानता। कॉपी चेकर ये देखता है कि आपके मटेरियल के अंदर कितना क्वालिटी स्टफ रखा गया है, कितने खूबसूरत तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया है। बिल्कुल उस तरह से खाना कितना भी टेस्टी हो, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी तो मुझे देखने में शुरू में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी है तो मुझे पढ़ने का भी दिल करेगा और अगर खाना है तो खाने का भी दिल करेगा। तो याद रखें, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, अगर कोई मिस्टेक हो जाए असाइनमेंट के अंदर तो ऐसे काला करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई मिस्टेक हो गई आपसे तो बहुत ज्यादा आपने एक लकीर लगानी है इसके ऊपर, उसकी करेक्शन लिख देनी बस। पहले तो कोशिश करें कि इस तरह की मिस्टेक ना हो। कोई रिमूवर, कोई इस तरह की प्रॉपर चीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं नीट तरीके से तो इस्तेमाल कर लें, अदरवाइज बहुत ज्यादा वाइटो लगाना ये जो है आपकी असाइनमेंट को और बुरा कर देता है। आई होप इंशाल्लाह आपको ये जो तरीकेकार मैंने असाइनमेंट बनाने का बताया है आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने असाइनमेंट्स को और बेहतर तरीके से बनाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि असाइनमेंट्स के साथ साथ पेपर्स को अटेम्प्ट करने का क्या तरीकाकार है, और आप इंशाल्लाह जो है वो असाइनमेंट के साथ जिस तरह असाइनमेंट अटेम्प्ट कर रहे हैं बेहतर तरीके से, इसी तरह इंशाल्लाह पेपर भी अटेम्प्ट करेंगे। पेपर्स में भी थोड़ी सी बारीकी है, उसको समझने की बात करेंगे हम। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।